साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका नजदीक है। 18 फरवरी को आपका एग्जाम होना है। तो उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम हुए हैं उसमें मैथ्स का जो सेक्शन होता है उसके लिए एक क्लास है। हर एक जो पेपर आपका हुआ है पिछले 2-3 वैकेंसी जो आई थी उनमें जो जो भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, शिफ्ट वाइज हर शिफ्ट का मैं आपका मैथ्स का जो भी सेक्शन है 19 क्वेश्चन आपके मैथ्स से पूछे जाते हैं। उनका पूरा एनालिसिस और पूरा सॉल्यूशन आपके सामने लेके आऊंगा। इससे क्या होगा, एक तो आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और दूसरा फायदा ये होगा कि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको आपको किस तरह से पकड़ना है, क्वेश्चन को कैसे उसको जल्दी से सोल्व करना है और कैसे उसको आपको समझना है। ठीक है, तो अगर इसी सीरीज से आपको जुड़ना है जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी सीरीज से जुड़ जाइए। कंटिन्यू इसकी क्लासेस होंगी, रेगुलर मैं क्लास लूंगा। एक एक पेपर का जो भी 19 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ वाले सेक्शन से, तो 19 के 19 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से होंगे। तो इससे फायदा ये होगा कि हर एक टॉपिक तो आपका रिवाइज हो जाएगा। दूसरा आपका ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। रिवीजन भी होता रहेगा, साथ साथ तैयारी भी होती रहेगी और आपको अपना स्कोर भी पता चलता रहेगा। बाकी पिछले पेपर से आपको आइडिया भी मिलता रहेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं और समझते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आपका भी है जो आपसे नहीं बन पा रहा है, आपको समझना है, तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल पेपर है 27 जनवरी 2019 की पहली शिफ्ट का पेपर है जहां से हमने मैथ्स का सेक्शन लिया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी जो 13 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि 13 से संख्या कटनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको 13 का पहाड़ा आना चाहिए। अगर आप सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या लिखते हो तो सबसे छोटी संख्या होती है 100, लेकिन 100 आपका 13 से नहीं कटेगा। तो आप सीधा सीधा 13 का पहाड़ा पढ़ लीजिए अगर आपको आता है। तो आप जानते हैं 13 7 91, 13 8 104। तो सबसे छोटी संख्या होगी आपकी 104 को, यानी जो सबसे छोटी संख्या है जो 13 से कटती है 104 है, उसको 16 से विभाजित किया जाता है। शेषफल ज्ञात कीजिए। 104 को आपको 16 से काटना है, 16 से आप काटेंगे तो 16 छिकम 96, 96 और 104 का जो अंतर होगा वो शेषफल होगा 8। शेषफल आ जाएगा आपका 8। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 8 से 10 क्वेश्चन इतने सिंपल सिंपल आते हैं, हर एक बच्चा कर लेगा। 6-7 क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं और 1-2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आता है। तो कोई बात नहीं, हमको हमें तो सभी करने हैं, सभी आपको समझने हैं। 19/19 आपको करके आना है। तो अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस सवाल को देख लेते हैं कैसे करना है। सवाल है 65-61 के वर्गमूल की गणना की जाती है। सबसे पहले क्या करना है, 65 और 61 का वर्गमूल निकालना है। यह संख्या, यानी कि जो वर्गमूल आपको प्राप्त हुआ है वो संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित है, यानी कि जो संख्या आएगी उसका भी आपको फिर वर्गमूल निकालना है और फिर उसी से उसको डिवाइड कर देना है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 65 और 61 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालेंगे आप लोग भाग विधि से। 65 61 दो दो का आपने पेयर बनाया, यहाँ चला दीजिए। 8 8 64, एक बचता है, यहाँ से आपका 8 आ गया। ऊपर से 61 आपने नीचे उतार लिया। 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16, एक बार चलेगा तो आ गया आपका वर्गमूल 81। तो 65 61 का जो वर्गमूल है, वर्गमूल आया आपका 81। उसने कहा 81 को डिवाइड करना है उसके खुद के वर्गमूल से। तो 81 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कितना होता है, 9। 9 से 81 को जब आप भाग करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 9 निम 81। तो उत्तर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन था। अभी आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो उनका लेवल बढ़ता जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में कहा है किसी वृत्त के व्यास को। आप जानते हैं ये आपका एक वृत्त है और ये होता है व्यास। और अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर डिनोट करता है आपका त्रिज्या को। ठीक है, त्रिज्या होती है आपकी व्यास की आधी। जब व्यास को दोगुना किया जाएगा, ये पूरा आपका व्यास है, इसको जब दोगुना किया जाएगा तो आप जानते हैं आपकी आर भी क्या हो जाएगी, आर भी आपकी दोगुना हो जाएगी। तो अगर अभी वृत्त का क्षेत्रफल है पाई पाई आर स्क्वायर, अब आर की वैल्यू क्या होगी, 2r। तो पाई आर की जगह रख दीजिए 2r, दोगुना कर दिया गया
2r इंटू स्क्वायर पाई, इसको जब स्क्वायर इसका आप ओपन करेंगे तो हो जाएगा 4r²। यानी कि पहले आप जानते हैं कि पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, पाई r²। अभी क्षेत्रफल कितना हो चुका है, 4 पाई r², और पहले कितना था, पाई r²। तो इससे इसमें कितनी गुना वृद्धि हुई है, 4 गुना। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर व्यास को 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। अगर क्वेश्चन को यही चेंज कर दे, किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना किया जाता है, तब भी आपकी क्षेत्रफल की 2 गुना 4 गुना ही वृद्धि होगी। और इसका मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट बताता हूं। देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्यास को 2 गुना किया जाता है या त्रिज्या, आप लिख लीजिए व्यास, व्यास या त्रिज्या, इसको अगर 2 गुना किया जाता है तो आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4 गुना। अगर इसको 3 गुना किया जाता है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 9 गुना। यानी जितना भी इसको बढ़ाया जाता है, अगर 2 गुना बढ़ाया जाता है तो 2 का स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। अगर 3 गुना बढ़ाया जाता है तो 3 का स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल आपका 9 गुना हो जाएगा। अगर 4 गुना बढ़ाया जाता है तो 4 का स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल आपका 16 गुना हो जाएगा। तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बस ये याद रखिए, अगर 2 गुना बढ़ाया गया है तो 2 का स्क्वायर कर दो, 3 गुना मतलब जितने गुना उसका व्यास या त्रिज्या बढ़ाई गई है उसका क्षेत्रफल उसका स्क्वायर कर दो सीधा, बस डायरेक्ट आपका आंसर हिट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इतना आसान क्वेश्चन है, इसको देखकर तो आप हंसते रह जाओगे कि ऐसा क्वेश्चन भी यूपी पुलिस में पूछा जाता है क्या। देखिए क्वेश्चन है, एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपए शेष है, 55.31 रुपए जमा करने और 84.33 रुपए निकालने के बाद शेष राशि क्या होगी। जोड़ और घटा का सीधा सीधा सवाल पूछ लिया। आपको क्या करना है, 86.54 और 55.31 को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी राशि आएगी उसमें से 84.33 को माइनस कर देना है और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी यूपी पुलिस में आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैथ से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर जरा सा भी डर आपके मन में मैथ्स के लिए है तो इस क्लास को ज्वाइन कर लो, रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी, इससे जुड़ जाओ। आपका एक एक डर निकालने की जिम्मेदारी, एक एक क्वेश्चन का डर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है, एक एक क्वेश्चन का डर निकाल दूंगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, बच्चे के साथ खेल करता है, उसको ना एक बात से दूसरी बात में घुमाता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होता है लेकिन घुमा के ऐसे पूछता है, बच्चे को समझ में नहीं आता क्वेश्चन में क्या करना है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसको देख लो। एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है और फिर 7, 11, 13 के एलसीएम से विभाजित किया जाता है, फिर स्वयं इसके ही द्वारा। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं, फिर स्वयं इसके ही द्वारा, आपको ये समझना है बात किसकी हो रही है। क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़ो। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, फिर 7, 11, 13 के एलसीएम से विभाजित किया गया, फिर स्वयं इसके ही द्वारा, किसके द्वारा, एक संख्या जिसकी बात हो रही है, स्वयं इसके ही द्वारा एक संख्या, एक संख्या की बात हुई है ना, तो ये लिखा गया है फिर स्वयं इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है। मान लो कोई संख्या a है तो उसको a से विभाजित किया जाना है। जब a को a से विभाजित करना है तो एक ही आएगा ना, इससे तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, आप इसको लिखो या मत लिखो, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को समझने के लिए लिख लो। मान लो कोई संख्या एक a है जिसको विभाजित किया जाता, जिसको गुणा किया जाता है 3003 से, आपने गुणा कर दिया, ठीक है। फिर इसको विभाजित किया जाता है 7, 11 और 13 के एलसीएम से। 7, 11 और 13 इन तीनों नंबर में कोई भी एक फैक्टर कॉमन नहीं है। अगर एक भी फैक्टर तीनों में कॉमन नहीं है तो तीनों की मल्टीप्लीकेशन 7 गुणा 11 गुणा 13, यही इनका एलसीएम होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 सत्ते 91, 91 को 11 से गुणा कर लो, 11 कम 11, 11 99 100। तो इसका जो एलसीएम आ गया आपका 1001। 1001 से विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं इसके द्वारा विभाजित किया जाता है। यानी ए संख्या थी, इसको ए से फिर विभाजित करना है, तो ए से आपका ए कटा, 1001 से आपका 3003 कटता है 3 बार और यही हो जाता है आपका आंसर। सीधा सीधा 3003 को 7, 11, 13 के एलसीएम से भाग करना था, लेकिन एग्जामिनर ने बिना बात के एक शब्द जोड़ा, एक संख्या फिर जोड़ा, फिर इसी से विभाजित किया गया। तो ये सब परेशान करने की चीजें हैं। बस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन को समझ लो, एग्जामिनर जहां घुमाना चाह रहा है, जिस रास्ते पे ले जाना चाह रहा है, उसी रास्ते पे उसके पीछे पीछे चले जाओ। सवाल आपसे बाहर जा ही नहीं सकता, आपको घेर के सवाल को वहीं लेके आना है जहां से सवाल स्टार्ट हुआ है। तो 5 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इसको देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 10x + 5 रेशो 42x + 8 का जो रेशो है वो 5:8 के लिए घनानुपात है, यानी इनके अगर घन का रेशो कर दे
तो इसका जो अगर घन कर दे, जो अनुपात बनेगा वो इस अनुपात के इक्वल होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x + 5 रेशो 42x + 8, यानी ये जो रेशो है ये आपका इक्वल होता है 5 और 8 के घनानुपात के। तो 5 का आप घन कर दीजिए, रेशो 8 का घन कर दीजिए। तो 5 का घन आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और 8 का आप घन करेंगे तो 8 का घन हो जाएगा आपका 512। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर दोनों इक्वेशन में आपकी x की वैल्यू कोई सेम आ जाती है तो आप वो x की वैल्यू ले सकते हैं। जैसे आपने रखा 10x + 5 = 125, 10x बराबर 120 और x बराबर 12। यहाँ से x की वैल्यू 12 आती है। अगर 12 वैल्यू यहाँ पे रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो x की वैल्यू वो आपकी एक्यूरेट होगी, क्योंकि रेशो अलग चीज होती है, वैल्यू अलग चीज होती है। रेशो में आपको चेक करना जरूरी है। तो 42 में रख दीजिए 42 × 12 + 8, 12 दूनी 24, 4 2, 12 चौक 48, 4 5, 504 + 8 कितना हो गया आपका 512, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 512 ही है। तो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, यानी x की वैल्यू आपकी करेक्ट है 12। अब वो कहता है x की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 12 का घन आपको याद होना चाहिए। 12 की अगर घन की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो होती है 1728। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशो में कभी भी आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। जैसे x की वैल्यू आपने 12 फाइंड आउट की तो आपको दूसरी इक्वेशन में रख के देखना पड़ेगा कि वो इक्वल जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, देखिए कितना आसान सवाल आपसे पूछा गया है। 40 के वर्ग के 40% का 1/4 ज्ञात करो। सीधी इक्वेशन बना दो, जो चीजें एग्जामिनर ने कही है सीधी रख दो। क्वेश्चन पहले बोलते हैं 40 का वर्ग। 40 का वर्ग क्या होगा 40 × 40 का 40%, का 40% जब आप निकालेंगे गुना 40 बटे 100, ये हो गया आपका 40% का 1/4। 1/4 यानी 1/4। सोल्व कर दो, 1 0 से 2 0 से 2 0 गई, 4 से आपका 4 गया, 40 चौका 160 करेक्ट आंसर। एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन मैथ में आपसे नहीं पूछे जाते हैं कांस्टेबल के एग्जाम में, लेकिन कुछ लेवल बढ़ के भी आएगा एक दो क्वेश्चन का, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एक बच्चे से सोल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा एग्जाम में रहती है। क्वेश्चन क्या है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करो। क्वेश्चन 2 लाइन का है, लेकिन जल्दी से बच्चे से सोल्व नहीं होने वाला। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक होता है आपका सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जितने रुपए पे कोई वस्तु खरीदी गई है। अगर ये मार्कर मैं 10 रुपए का खरीद कर लाया हूं तो वो इसका सीपी हो जाएगा। एक में होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अगर ये मार्कर मैंने 10 रुपए का खरीदा तो सीपी हो गया 10 रुपए। अगर ये मार्कर मैंने 15 का बेच दिया तो जो बेचने वाला जो अमाउंट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, 10 रुपए का खरीदा, 15 का बेच दिया, 15 हो गया आपका सेलिंग प्राइस। और 10 रुपए का खरीद के 15 का बेचा तो मुझे लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ मुझे 5 रुपए का। तो वो लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालते हैं एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अभी किसी वस्तु का एसपी, कोई एसपी है और सीपी है, और लाभ उनका है एसपी माइनस सीपी। यह है पहली कंडीशन। ठीक है, अब अगली कंडीशन देखते हैं जो एग्जामिनर ने लगाई है। वो कहते हैं यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस को हमने 3 गुना कर दिया तो ये हो गया हमारा 3SP, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। यानी कि जो अभी लाभ है वो 5 गुना हो जाता है। ठीक है, लाभ कितना हो गया आपका, लाभ हो गया आपका 5 गुना एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब जो ये लाभ था ये तो 5 गुना हो गया, इसकी कंडीशन तो इसने बता दी। लेकिन जब हमने सेलिंग प्राइस को 3 गुना किया तो अब लाभ कितना निकल रहा है वो भी तो देखना है। इस एसपी को हमने 3 गुना कर दिया तो इसमें से सीपी को घटा दीजिए तो आपका ये वाला लाभ भी आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएगी, ये भी लाभ है ये भी लाभ है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। ये है आपका 3SP माइनस सीपी, ये इक्वल 5 अंदर जाएगा आपका 5SP माइनस 5CP। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 5 को आप इधर लाइएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2SP आपका बचेगा, और ये सीपी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर आपका बचता है माइनस 4CP। माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट होगा, SP बटे सीपी की वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी 2/1। यानी किसी वस्तु का SP 2 है और सीपी है 1।
सीपी का मतलब वस्तु खरीदी गई, एसपी का मतलब वस्तु बेची गई। अब देखिए सीपी है 1, एसपी है 2, तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी बराबर 2 माइनस 1 यानी 1। ये हो गया आपका लाभ। ये सारी वस्तु अमाउंट में है, लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे वे परसेंटेज में दिए गए, तो आपको प्रतिशत में भी लाभ ज्ञात करना है। यानी आपको लाभ हुआ 1 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का। कितने रुपए पे हुआ? लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 1 रुपए पे हुआ। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 100%। तो आपको इस पूरे सौदे में 100% का लाभ हुआ। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को बैक करके जाइए, दोबारा समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, बच्चों को परेशान करता है, क्योंकि आपको कोई अमाउंट नहीं दिया गया है। अमाउंट आपको अपने पास से मानकर चलना है, एसपीसीपी आपको मानना है और तब क्वेश्चन को करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार करके समझ लीजिए। अगर फिर भी समझना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा करा दूंगा, अगली वीडियो में करा दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। एक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, ठीक है। वह मरम्मत पर 6,000 रुपए व्यय करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? इस सवाल को करना है। देखिए इसमें समझने वाली जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज करिए मैंने ये मार्कर खरीदा, मैंने ये मार्कर मार्केट से 10 रुपए का खरीदा, ठीक है। और मुझे आने जाने का किराया मान लीजिए इस मार्कर को खरीदने के लिए, या आप मान लीजिए इस मार्कर में कुछ दिक्कत हो गई, या मैंने इसको ठीक कराया, इसमें मरम्मत कराई, या मैंने इस साथ में इसकी इंक भी खरीदी, आप कुछ भी मान लीजिए। अगर मैं इस पे अलग से कोई पैसा लगाता हूं, तो फिर यही तो बोलते हैं ना कि जैसे मैंने 10 रुपए का मार्कर खरीदा और 2 रुपए मैंने इसमें फिर लगा दिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे मार्कर कितने रुपए का आपको पड़ा? 12 रुपए का, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु को खरीदने के बाद उसमें आप जितना रुपया लगाते हो, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस ही बन जाता है। जैसे आप मार्केट से मोबाइल खरीद के लाते हैं, 10,000 रुपए का आपने मोबाइल लिया और 500 रुपए का आपने कवर लिया, तो मोबाइल आपको कितने का पड़ा? 10,500 का पड़ा, ठीक है। तो वही चीज इस क्वेश्चन में कही गई है। 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा गया और मरम्मत पर 6,000 रुपए लगा दिए गए। तो जब 42,000 में खरीदा गया और 6,000 रुपए मरम्मत पर लग गए, तो आपका जो स्कूटर होगा उसका सीपी कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 48,000। यानी कि स्कूटर उसको पड़ा 48,000 रुपए में। 48,000 रुपए का स्कूटर उसने 54,000 रुपए में बेच दिया, तो यानी कि एसपी कितना हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ उसका 54,000 रुपए, ठीक है। लाभ या हानि हमेशा होती है उस अमाउंट पर होती है जो उसने खरीद, जितने का उसने सामान खरीदा है उसी पर लाभ होता है, और जितने का खरीदा है उसी पर हानि होती है। जैसे 48,000 का खरीदा है, तो जो लाभ होगा उसको 48,000 पर ही होगा, और अगर वो 48,000 से कम का बेचता है तो जो हानि होगी वो भी 48,000 पे होगी। तो कहते हैं स्कूटर को 54,000 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत कितना है? 48,000 रुपए का स्कूटर खरीदा और 54,000 का बेच दिया गया। अगर मैं लाभ की रुपए में बात करता हूँ तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 6,000 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। रुपए में सीधी सीधी बात है 6,000 रुपए का लाभ है, लेकिन कहता है लाभ का प्रतिशत बताओ। तो 6,000 रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए पर हुआ? 48,000 पर हुआ। और प्रतिशत के लिए हमेशा 100 से गुणा करी जाती है, 3 जीरो से 3 जीरो आपके गए, 6 48, 8 से 100 को डिवाइड कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका 12.5%, ठीक है। तो कितना लाभ होता है स्कूटर में उसको बेचने को? लाभ होता है 12.5% का। तो 9 क्वेश्चन दोस्तों इसके हो चुके हैं। फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इस वीडियो में इसको हम पार्ट 1 रखेंगे, इसमें 9 क्वेश्चन ही रखते हैं। इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें इसके बाकी के 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, जो आपकी 27 जनवरी की जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था। तो ऐसे पार्ट में छोटी छोटी वीडियो रखेंगे हम, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, आपको ज्यादा बोरियत भी महसूस ना हो। छोटी वीडियो रहेगी, समझ में आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस सीरीज से हमारी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी पिछले पेपर का एनालिसिस देख सके। डेली मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, शाम के 8 बजे डेली आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को अपनी आप यूट्यूब पर ऐड कर लीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास रहेगी, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, फ्री में आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा। देखते रहिए दोस्तों, सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।